हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और आज इस लेक्चर में हम लोग जो है ना मतलब पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे नेटवर्क में। ठीक है, अब देखो पैसिव एलिमेंट क्या क्या है नेटवर्क में जो हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली 3 टाइप का पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, पता होगा आपको आर, एल और सी। ठीक है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब इन सब पे आने से पहले हम आपको इसको डिटेल में पढ़ना, हम लोग को इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है ना। इतना डिटेल में पढ़ना है कि इससे बाहर कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, इससे पहले आपको हम कुछ बता दे रहे हैं। जैसे आप लोगों से कभी कभी ऐसा होता है ना कि ग्राफ दे देगा, बहुत बार हर को एग्जाम में पूछता है, ग्राफ दे देगा जैसे ऐसे करके है ना, वी और आई, और सपोज करो ऐसा दे दे, बोलेगा आपको कि ये लीनियर है या नहीं है ना, पैसिव है या नहीं है कि नहीं। तो इन सब टाइप का चीज़ आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखना यहाँ पे सब पैसिव एलिमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पैसिव क्या है, किसी के लिए भी आपको ये काम आएगा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है लीनियर एलिमेंट। ठीक है, लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट का डिफिनीशन क्या होता है कि वैसा एलिमेंट जो ओम्स लॉ को डायरेक्ट फॉलो करे। करेक्ट है ये चीज़, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। एक सेकेंड, ठीक है, जो ओम्स लॉ को डायरेक्ट फॉलो करे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉलोज ओम्स लॉ। ठीक है, मतलब V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर कहने का मतलब क्या है, जैसे देखें अगर आप, तो सपोज करिए ये V है और ये I है ना। तो V इक्वल टू आई आर कहने का मतलब ग्राफ तो इसका लीनियर ही होगा ना। कैसे, तो I अगर 0 रखेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब I अगर 0 रखेंगे तो V भी 0 होगा। I अगर 1 रखेंगे तो V इक्वल टू आर होगा। I अगर 2 रखेंगे तो V इक्वल टू 2R। I इक्वल टू 3 रखेंगे तो V इक्वल टू 3R। ऐसे ही जाते जाएगा। करेक्ट है ना। तो ये लीनियर है। तो कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट का अगर VI कैरेक्टरिस्टिक ऐसा रहे, या फिर ये VI, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ये I और V ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी इसी ऐसा ही जाएगा। तो अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा रहे तो सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, बस यही चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी रहे, इसके अलावा कोई भी और भी ग्राफ रहे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। जैसे कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं, सपोज करो हम ये बोल दे तो ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये आपसे पूछते हैं ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, तो ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा। है कि नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो कितना सिंपल है। सिमिलरली यही सब चीज़ है, इसमें आगे और भी एग्जांपल देखेंगे आप लोग तो समझ में आ गया। लीनियर मतलब जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे, V इक्वल टू आई आर को फॉलो करे, लिखना ये सब चीज़ कॉपी पे। ठीक है, नॉन लीनियर मतलब जो इसको नहीं फॉलो करे। फिर उसके बाद है VI कैरेक्टरिस्टिक से ही आप लोगों को एक्टिव और पैसिव के बारे में जानना होता है। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक से ही। तो देखो एक्टिव और पैसिव, देखो पैसिव में आपको पता है ना कि रेसिस्टेंस पैसिव है कि नहीं। तो रेसिस्टेंस पैसिव है, मतलब पैसिव मतलब क्या, V में करंट आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आना चाहिए। पैसिव मतलब यही होता है ना कि जो कि पावर को एब्जॉर्व करे, है कि नहीं। पैसिव मतलब पावर को एब्जॉर्व करे। तो मतलब पावर को एब्जॉर्व करने का मतलब V में करंट, मतलब आपको पता है ये चीज़, पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट आता है तो ये पावर को एब्जॉर्व करता है, तो ये पैसिव है। करेक्ट। तो यहाँ पे V/I अगर देखेंगे तो इसको आप सपोज करिए ये जो डायरेक्शन है, ये ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, तो इसको V को आप पॉजिटिव ले लेते हैं और इस I को पॉजिटिव ले रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये V/I यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हम ये टर्मिनल को चेंज करते हैं और करंट के डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं, कहने का मतलब माइनस प्लस, और ये करंट का डायरेक्शन ऐसा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस V/-I, है ना। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे हम लोग, तो ये भी तो पॉजिटिव आ गया। तो अगर हम लोगों को ग्राफ से देखना हो कि एलिमेंट हमारा पैसिव है या नहीं है, तो हम लोग को क्या देखना है कि अगर मान लो 2 क्वाड्रेंट है यहाँ पे, ठीक है, देखना आप पैसिव एलिमेंट का आप देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे आप देखिए ये V और I, सपोज करिए ये इस टाइप का हम कर दिए। ठीक है, आपसे इसको देख के ही बोलेगा कि आप बताओ कि ये पैसिव है या नहीं है। आपको ये एलिमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है, R है या V है या क्या है, ये नहीं दिया हुआ है। आपको इसको देख के ही बताना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें तो V भी पॉजिटिव, I भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं। इसमें देखिए कि V तो पॉजिटिव है, I लेकिन नेगेटिव
है ना, V पॉजिटिव I नेगेटिव, तो मतलब ये क्या होगा यहाँ पे, है ना। देखो इसको हम थोड़ा आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, जैसे देखो इसी से आपको समझ में आ जाएगा, फिर ट्रिक बताएंगे अभी। आप देखो, आप इसमें V पॉजिटिव I पॉजिटिव तो पावर को एब्जॉर्व कर रहा है, इसमें भी V नेगेटिव I नेगेटिव इसके हिसाब से तो भी ये पावर को एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो V नेगेटिव के साथ I नेगेटिव भी है तो पावर को एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब ये क्या है, पैसिव एलिमेंट है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखिएगा तो ये क्या है, V तो पॉजिटिव है, सपोज करो V तो पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन I क्या है, I यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, अगर नीचे की डायरेक्शन में, तो नेगेटिव मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाए तो ये पावर को सप्लाई कर रहा होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस तो डेफिनेटली नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसा कि हम लोग अगर ग्राफ से देखना चाहें ना कि एलिमेंट पैसिव है या एक्टिव है, तो V/I दोनों क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो V/I दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। V/I शुड बी पॉजिटिव इन बोथ द क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, V/I पॉजिटिव होना चाहिए इन बोथ द क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पे देखें तो देखो V/I पॉजिटिव, P से पॉजिटिव, P से पैसिव, ठीक है। तो V/I जैसे P से पॉजिटिव भी है और P से क्या है, पैसिव भी है, तो V/I अगर पॉजिटिव है दोनों क्वाड्रेंट में तो पैसिव है, ठीक है, याद रखना, और नेगेटिव है तो एक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। V/I किसी एक क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया तो क्या रहेगा, वो एक्टिव रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप ये देखिए, आपसे हम ये पूछें, ये बताओ V/I ये क्या है, लीनियर है या नहीं है, नहीं, नॉन लीनियर। कैसे नॉन लीनियर, कैसे, लीनियर के लिए हम आपको बताए हुए थे, एकदम स्टेट 1 और 3rd क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। फिर एक्टिव है या पैसिव है, तो यहाँ पे देखें एक्टिव या पैसिव देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, V/I तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे V/I नेगेटिव है, तो मतलब क्या है, ये एक्टिव है ना। V/I पॉजिटिव होना चाहिए दोनों क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखिए I तो पॉजिटिव लेकिन V नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली ये सब क्वेश्चन देखो हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे और भी देखिए, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, सपोज करो ये, ठीक है, V/I, तो यहाँ पे ये लीनियर है या नहीं है, नहीं, लीनियर तो डेफिनेटली नहीं, लीनियर स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। यहाँ पे लीनियर तो है नहीं। अब ये एक्टिव है या पैसिव है, तो ये है पैसिव। कैसे, पैसिव कैसे है, तो 1 क्वाड्रेंट में V/I पॉजिटिव और 3rd में भी V/I यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा ना, तो दोनों में पॉजिटिव है, तो जब दोनों में पॉजिटिव है तो पैसिव हो जाएगा, ठीक है। इस सब चीज़ को ध्यान में रखना, ये सब चीज़ आप लोगों से पूछा जाएगा हर एग्जाम में, ठीक। एक और क्वेश्चन देखना है, इतना क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ना कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कहीं पे कुछ भी पूछा आप लोग बता दें, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसा कि हम बोले हुए थे, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आर वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर लीनियर एलिमेंट, आर लीनियर, आप ये बता सकते हो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो अगर V/I कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जैसे सपोज करो वोल्टेज सोर्स का देखते हैं हम लोग, चाहे आइडियल या प्रैक्टिकल कोई भी, है ना, तो कैसा था, ऐसा था, शायद देखना आप प्रीवियस लेक्चर में देखना नेटवर्क में ही, तो ये कुछ इस टाइप का था। तो यहाँ पे जब इस टाइप का था तो ये लीनियर है, जैसा कि अभी हम बताएं, ओरिजिन से जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो लीनियर तो नहीं हुआ ना ये, तो ये नॉन लीनियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, याद रखना हमेशा। तो ये वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स का भी क्या था, ये यहाँ पे I और V, वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे V था, है ना, और करंट सोर्स में यहाँ पे I था, है कि नहीं, याद रखना। अब हमको लगता है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब रेसिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के कनेक्शन के बारे में तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस जैसा कि आपको पता है ओम्स लॉ से
बहुत अच्छे से समझते हैं आप लोग कि V इक्वल टू आई इंटू आर था, याद है। और जो R के जगह पे जो था, R क्या था, रो L बाय ए, करेक्ट है। बहुत अच्छे से पता होगा कि रो को हम लोग क्या बोलते थे, रो वाज रेसिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या था, रेसिस्टिविटी था, ठीक है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे दीजिए, और R का यूनिट क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से कि ओम होता है, ठीक है। तो R का यूनिट ओम याद रखना। तो रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, रो मतलब आर ए बाय एल, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होना चाहिए, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट देखें तो ये ओम है, ठीक है। ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो क्या होगा ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। अब एक चीज़ है कि डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी पे मटेरियल को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। वो क्या है अभी हम बता रहे हैं, ये सब चीज़ लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक। देखो आप कि रेसिस्टिविटी पे करके अगर देखें तो 3 टाइप का एलिमेंट होता है ब्रॉडली स्पीकिंग। पहला कंडक्टर, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट सेमीकंडक्टर, और तीसरा क्या था, इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। देखो ये जो है ना, ये रेसिस्टेंस है, तो सॉरी ये रेसिस्टिविटी है। तो अगर यहाँ पे रेसिस्टिविटी का रेंज 10⁻⁻6 ओम पर सेंटीमीटर रहे, ये क्या है, -6 10⁻⁻6 ओम पर सेंटीमीटर के रेंज में, ये किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए। याद रखना ये चीज़, ये सब चीज़ पूछ देगा, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रहेगा ये, है ना, कंडक्टर के लिए। ये रेसिस्टिविटी होता है 10⁻12 to 10⁻20 ओम पर से, मतलब ओम सेंटीमीटर, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, ठीक है। तो देखो आप 10⁻⁻6 और 10⁻12 कितने जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो इंसुलेटर में ये होता है, रेसिस्टिविटी इतना ज़्यादा है, आप ये सोचिए रेसिस्टिविटी इतना ज़्यादा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है ना। तो इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये देखिए रेसिस्टिविटी दोनों का क्या हो गया, याद रखना ये सब वैल्यू लगभग इसी के रेंज में होता है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, सारा एक एक सॉल्व हो जाएगा जितना भी पढ़ेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए तो, और इंसुलेटर का रेंज जो है ना इतना है 10⁻12 to 10⁻20, कंडक्टर का रेंज है 10⁻⁻6 रेसिस्टिविटी का रेंज, और सेमीकंडक्टर का इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर का रेंज इन दोनों के बीच में ही आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब एक चीज़, एक अच्छा बहुत लोगों को अब ये भी होता है ना कि सुपर कंडक्टर, तो मरकरी जो होता है ना, मरकरी एट 4 केल्विन, जैसे Hg है ना, सुपर कंडक्टर, तो Hg मतलब 4.15 केल्विन सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना हो गया रेसिस्टेंस के बारे में। अब और देखना, रेसिस्टेंस में और भी चीज़ देखना हम लोगों को। अच्छा ये बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछे ये रेसिस्टेंस को डिफाइन करो, कैसे, इसका डिफिनीशन दो, परिभाषा क्या होगा रेसिस्टेंस का डिफिनीशन, तो मतलब रेसिस्टेंस का डिफिनीशन आप ऐसे पहले समझ लो, उसके बाद आपको बता सकते हो आप। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है तभी करंट फ्लो हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी करंट फ्लो होता है, ऐसे करके कुछ, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इससे धक्का लगेगा, इससे धक्का लगेगा, इससे धक्का लगेगा, है ना, मतलब रास्ते में तो मिलते जाएगा, ये धक्का लगते जाएगा, तो आसानी से तो नहीं जा सकता ना। तो ये जो धक्का लग रहा है इसी के वजह से ये स्मूथ तो नहीं जा सकता, तो उसी के वजह से रेसिस्टेंस आता है ना। ये जो धक्का लग रहा है इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेसिस्टेंस को, is property of a material, ठीक है, which opposes
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या विच अपोजेस करंट, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जनरली अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो करेंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो और भी इधर उधर मूव करने लगेगा रैंडम मोशन में। जैसे कहने का मतलब ये है, सपोज करो कोई साइकिल वाला जा रहा है, ठीक है, और अगर मान लो कि हम जो है ना मतलब वो आराम से, पहले किसी ट्रैफिक का एग्जांपल लीजिए, किसी ट्रैफिक पे बहुत कार वाला है, ठीक है, आराम से रुका हुआ है, तो साइकिल को अगर जाना होगा तो आराम से निकल सकता है कैसे भी, जैसे कि अभी है। अब अगर मान लो कि वो जो ट्रैफिक में कार जो है ना अचानक से घूमने लगे, सीधा नहीं इधर उधर कैसे भी घूमने लगे, तो साइकिल वाला और आसानी से तो नहीं जा पाएगा ना, उसको और दिक्कत होगा जाने में। तो सेम अगर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर उधर रैंडम मोशन में, कैसे भी, रैंडम मोशन कहने का मतलब क्या, ये चारों तरफ ऐसे घूमने लगेगा ये सब, ठीक है। तो इसका मतलब इसको तो और भी धक्का लगेगा, तो जब और भी धक्का लगेगा तो रेसिस्टेंस और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, कहाँ पे, कंडक्टर में, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आप इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू R0, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, करेक्ट है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अल्फा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। और टी, डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन मतलब ये तो कंडक्टर की बात हो गई। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इन सेमी कंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, है ना। रेसिस्टेंस इसमें डिक्रीज क्यों होगा, ये तो खैर बहुत डिटेल में आपको नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ जाइए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बैंड से निकल के, वैलेंसी बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और फिर आसानी से करंट फ्लो होने लगेगा। तो फिर आसानी से करंट फ्लो होने लगेगा मतलब रेसिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो कम होता है रेसिस्टेंस। ये रीज़न आपको, अगर जो हम बोलें इसको लिख लेना अपने मन से, अपने तरीके से, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना समझना है, इतना याद रखना है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा रेसिस्टेंस के बारे में। अब एक चीज़ और भी हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे। अच्छा, जैसे कभी तुम ये सोचे कि लोड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर लोड ज़्यादा है कहीं पे तो इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है या रेसिस्टेंस कम है। लोड ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंस क्या है ना। तो समझो इस चीज़ को, बहुत लोग बोलते हैं कि लोड ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा है, नहीं, एकदम गलत बात। लोड ज़्यादा मतलब होता है हमेशा, लोड अगर ज़्यादा करोगे तो इसका मतलब क्या है, करंट ज़्यादा, ठीक है। लोड ज़्यादा मतलब करंट ज़्यादा, और अगर V इक्वल टू IR से देखेंगे तो करंट ज़्यादा कहने का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस कम, ठीक है। तो लोड ज़्यादा मतलब क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। लोड ज़्यादा कहने, फिर से हम बोल रहे हैं, लोड ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। समझ में आया। मतलब दो बल्ब है तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा ना वो ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा लोड पे है कि नहीं। समझ रहे हो मेरी बात आप। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ना इस टाइप का, कि जैसे दो बल्ब है 40 वाट का 60 वाट का, उसको ला के हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए। घर में क्या होता है, पैरेलल में कनेक्शन होता है, आपको पता है ये चीज़। और 40 वाट का और 60 वाट का बल्ब ला के हम लोग घर पर कनेक्ट कर दिए सीरीज़ में, सपोज करो, है तो पैरेलल में लेकिन सीरीज़ में आप कहीं पर कनेक्ट कर दिए, तो ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, है ना, ज़्यादा अच्छे से कौन जलेगा, ज़्यादा रोशनी कौन देगा, है ना। वो उस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना। 2 बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, विच विल ग्लो मोर, ठीक है। तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पे देखिए जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब ये है कि इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे 2 बल्ब है, ये है, ठीक। यहाँ पे सपोज करिए करंट आई है, करंट सीरीज में है ना, कनेक्टेड इन सीरीज है, देखिए सीरीज में है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है, ये मान लीजिए 40 वाट और ये मान लीजिए 60 वाट, ठीक है। और इसका रेसिस्टेंस तुम लोग ये मान लो ये R1 है और इसका रेसिस्टेंस सपोज कर लो R2 है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि देखिएगा अगर आप, तो अगर यहाँ पे देखो तो I² R1 इज इक्वल टू 40, पहले के लिए देख रहे हैं हम लोग, पावर तो यही होगा ना। तो R1 इक्वल टू कितना होगा 40/I²। सिमिलरली R2 इक्वल टू कितना होगा 60/I², करेक्ट है। एक में होगा 40/I², दूसरे में होगा 60/I²। तो दोनों में से कम कौन सा रेसिस्टेंस हुआ? करंट तो दोनों में सेम है, तो रेसिस्टेंस R1 हुआ ना कम, ठीक है। तो R1 लेस देन R2, इसका मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा, ये पहला वाला, ग्लो मोर, ठीक है। तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो सपोज टू बी एट मोर लोड, और वो जो है ना ज़्यादा ग्लो करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सेम अगर पैरेलल में होगा, पैरेलल में लाओगे तो 60 वाट वाला जो है ना ज़्यादा ग्लो करेगा। आप करके देख लेना, ठीक। समझना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ पूछा जाता है आप लोगों से। हमको लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, आर में इंडक्टर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखना आप, अगर मान लो कि आपको पता है कि ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, आपको ये पता करना है कि अब इसमें पावर कितना जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज V है और इसमें करंट I जा रहा है, तो पावर के लिए हम आपको बता चुके थे V × I था इन DC, ठीक है, इतना बता चुके हैं हम। तो जब V × I है तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I × R लिख सकते हैं, इंटू I, क्योंकि इसके अक्रॉस ही है ना। तो मतलब क्या हो गया I² × R। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V × I को क्या लिख सकते हैं, V/R, तो इसको आप V²/R भी लिख सकते हैं। तो रेसिस्टेंस में पावर क्या होगा, रेसिस्टेंस में पावर होगा या तो I² × R या फिर होगा V²/R। ये दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि P तो है ना एक्टिव पावर है, ये कौन सा पावर है? जैसे हम प्रैक्टिकली अगर बताएं तो ट्रांसफार्मर जैसे है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जब पावर वावर आप देंगे ना, जब सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर गर्म भी तो होगा, है कि नहीं। तो वो जो गर्म होगा वो तो लॉस है एक तरीके का, तो वो यही ये पावर है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी है ना, कहीं पे भी कुछ भी देखिए आप, जैसे आप मान लो कि टीवी चला रहे हो, ठीक है। टीवी में भी तो कुछ गर्म हो जाएगा, पीछे वाला पार्ट जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो है ना टीवी का जो पार्ट मतलब मटेरियल वो गर्म हो जाएगा। तो जो पार्ट गर्म हो जाएगा इसका मतलब क्या, उसमें एक्टिव पावर जा रहा है, तभी तो गर्म होगा ना, ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि कम से कम हो, है कि नहीं, आप चाहते हैं कि कम से कम गर्म हो। तो ये फिर कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो अगर मान लो बहुत लोग बोलते हैं कि रेसिस्टेंस को कम कर लेंगे, तो रेसिस्टेंस को अगर P को कम करना, जो कि लॉस अगर है, तो अगर R को कम करेंगे तो चलो ये वाला ऊपर वाला कम होगा, लेकिन नीचे वाला तो ज़्यादा हो जाएगा ना, V²/R। सिमिलरली कोई बोलता है कि R का वैल्यू ज़्यादा करना है, तो इसका मतलब क्या, चलो R का वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो ये वाला कम हो जाएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मतलब अगर R कम करोगे तो I² कम हो जाएगा, लेकिन V²/R तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तो पावर से लॉस ज़्यादा हो गया। या R को ज़्यादा करेंगे तो मतलब जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो V²/R जो है ना ये कम हो जाएगा, लेकिन I²R तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई एक चीज़ तो है ही नहीं सेटिस्फाइड, तो कैसे करेंगे, क्या होता है। तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा, कहाँ कौन सा लगाएंगे, कोई ना कोई चीज़ होगा, ठीक है। तो वो देख लीजिए आप, हम आपको बता दे रहे हैं। तो समझना ये चीज़ कि ये क्या है, कि अगर मान लो ऐसा दिया रहे, जैसे मान लो कि ये R है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस करंट सोर्स दिया रहे, ठीक है, ये करंट सोर्स रहे, या फिर इस R में करंट जा रहा हो I, ठीक है। तो जो पावर आप निकालेंगे I² × R, करेक्ट, ठीक है। एकदम बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं। सिमिलरली अगर मान लो कि इस R के अक्रॉस जो है ना वोल्टेज V है,
ठीक है। तो पावर हम लोग V² निकालेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ऑल्दो जो पिछला ये इसमें भी देखेंगे तो सेम ही आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर R के अक्रॉस वोल्टेज दिया हो V, तो आप V² लगा सकते हैं, या फिर R के थ्रू करंट दिया हो I, है ना, तो I² × R लगा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पे भी कुछ जैसे हम, मेरा कहने का क्या मतलब है वो देखो, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे सपोज करो इस टाइप का है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सपोज करो वोल्टेज लगा रहे हैं V, कुछ इस टाइप का AC वोल्टेज, और इसमें करंट I जा रहा है, ये मान लो R है, L है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये V जो है ना, ये वोल्टेज तो इन पूरे के क्रॉस है ना, इस R के क्रॉस तो खाली है नहीं जो कि हम V² डायरेक्ट लगा दें। इसमें तो समझ रहे हैं, ये V, R और L दोनों के क्रॉस हैं, हमको V के क्रॉस चाहिए था ना, तो V के क्रॉस गिवन ही नहीं है, लेकिन I तो जा रहा है ना इसमें, तो हम लोग पावर क्या कर लेंगे, डायरेक्ट I² × R यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। V² भी लगा सकते हो, लेकिन आपको इसके क्रॉस का वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो पहले VR निकालना पड़ेगा, फिर VR² करना पड़ेगा, उससे बेटर है डायरेक्ट I² × R कर दो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो ये रेसिस्टेंस था, ठीक है। एक चीज़ और है रेसिस्टेंस में, ये सब तो अभी DC वाला चीज़ देखें बस लास्ट। अब उसके बाद देखिए आप, जैसे AC एनालिसिस में सपोज करिए ये R है, ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज AC लगा दे रहे हैं हम लोग, Vm sin ωt। हम लोग इसको AC बोलते हैं ना, sin ωt रहे तो अल्टरनेट होता है, sin ωt कहने का मतलब ये अल्टरनेट होगा, तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, इसलिए इसको AC बोल दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे I देखेंगे IR, तो IR यहाँ पे कितना रहेगा, Vm sin ωt डिवाइडेड बाय R, V/R करके होता है, ठीक है। तो मतलब IR को आप कैसे लिख सकते हैं, तो Vm/R × sin ωt, कहने का मतलब IR को आप क्या लिखेंगे, Im sin ωt। तो वोल्टेज देखें तो Vm sin ωt, IR देखेंगे तो Im sin ωt। तो रेसिस्टेंस में अगर देखेंगे तो Vm sin ωt को अगर इस डायरेक्शन में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, sin ωt, cos ωt और जो सब ये साइनसॉइडल है ना, तो इसको आप फेजर फॉर्म में किसी एक डायरेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब कैसे करेंगे, जब RMS सब वैल्यू पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो Vm sin ωt इस डायरेक्शन में है, तो I भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, I भी तो इसी डायरेक्शन में है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि इन रेसिस्टेंस V एंड I आर इन सेम फेज। तो इन रेसिस्टेंस V एंड I आर इन सेम फेज। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फेज कहने का मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी होगा। अब ये पावर फैक्टर सब क्या है, ये सब बात की चीज़ है। उम्मीद है कि आपको रेसिस्टेंस के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।